हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो हम कर रहे थे फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उन सभी का फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट दिया गया है। उसकी जो यूनिट नंबर 1 है उसका आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ वीडियो का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 इस यूनिट का पहले ही चैनल पर अपलोड हो रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको अपलोड मिल जाएगा। आज हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर से आगे का कंटेंट। इससे पहले का सारा कंटेंट मैंने पहले ही वाली वीडियो में कवर कर रखा है। और अगर आपको इस वाली पीडीएफ के नोट चाहिए, ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? जो चैनल का यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन में होता है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच हो रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से चैनल ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पर ये नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर म्यूचुअल ट्रस्ट, देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कंपनी विद ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। क्या बोला गया है? जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हमें म्यूचुअल ट्रस्ट की जरूरत होती है। तो जो भी इंश्योरर है, मतलब कंज्यूमर है जो इंश्योरेंस करवा रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी को सारे रिलेवेंट फैक्ट जो भी उस इंश्योरेंस से रिलेटेड जरूरी हैं वो सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी को बता दे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन जिस भी चीज का इंश्योरेंस करवा रहा है कोई पर्सन, उसके अंदर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब उसके लिए एक तरीके से ये होना चाहिए कि अगर उसको कुछ नुकसान पहुंच रहा है तो उसे बचाना चाहिए, ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्सन का, तभी वो इंश्योरेंस करवाना सही रहेगा। वो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा वरना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। तो कंपनसेशन मींस इंडेमनिटी अगेंस्ट लॉस और डैमेज। द प्रिंसिपल स्टेट दैट द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट कंपनसेट ऑन इंश्योर्ड मोर देन देयर इकोनॉमिक लॉस। प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उतने ही कंपनसेट आपको करेगी जितने का आपका एक्चुअल लॉस हुआ है। एक्चुअल लॉस से ज्यादा का कुछ भी कंपनसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन। This principle allows that insured to collect amount from third party responsible for loss। क्या बोला गया है कि अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है उसके सब्जेक्ट मैटर को लॉस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट आ जाता है कि वो उस थर्ड पर्सन से जो भी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन को दिया है उस जितनी भी अमाउंट उतनी अमाउंट वो थर्ड पर्सन से कलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इफ मोर देन वन इंश्योर कवर द सेम इशू अदर देन लाइफ, इट विल स्प्लिट द एक्चुअल लॉस अमंग द इंश्योरर्स। अगर किसी पर्सन ने एक से ज्यादा किसी चीज का इंश्योरेंस करवा रखा है और उस चीज का लॉस होता है, उसको कोई डैमेज होता है, तो जो भी डैमेज का अमाउंट होगा वो सभी इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इतना इतना कंपनसेशन सभी इंश्योरेंस कंपनी आपको करेंगी। आप सभी कंपनी से इक्वल बराबर अमाउंट का कंपनसेशन नहीं ले सकते, मतलब सभी से जितना आपका टोटल लॉस हुआ है उतना उतना नहीं ले सकते। ये हो गया आपका इंश्योरेंस के बारे में। नेक्स्ट है आपका पोस्टल सेक्टर और उसकी इंपॉर्टेंस। पोस्टल सेक्टर क्या होता है? जो आपका पोस्ट का सेक्टर है, मतलब जो भी आपकी इंडियन पेमेंट पोस्ट हैगा या जो भी आपकी पोस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उसे कहा जाता है पोस्टल सेक्टर। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो नंबर 1 आती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्कोप। तो इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफर इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज हैं, अब वो एक तरीके से बैंकिंग का काम भी करते हैं और आपको कई सारी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है सेफ एंड फिक्स्ड रिटर्न। तो पोस्टल ऑफिस सेविंग प्लान आर सिंपल, रिक्वायर लिटिल पेपर वर्क, दे आर सेफ एंड प्रोवाइड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला गया है? जो पोस्टल ऑफिस के सेविंग प्लान होते हैं, मतलब जो बैंक में सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं पोस्टल सेक्टर की, तो उनमें कम से कम पेपर वर्क की जरूरत होती है हमें, और वो हमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल रिटर्न। तो दे प्रोवाइड गारंटेड एंड स्टेबल रिटर्न। तो जो पोस्टल सर्विस सेक्टर की बैंक्स होती हैं वो हमें स्टेबल मतलब एक बराबर रिटर्न प्रोवाइड करवाती हैं। वो रिटर्न की जो अमाउंट है वो कभी भी रेट चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विस प्रोवाइड बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, सेविंग, डिपॉजिट टू असिस्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये सारी सर्विसेज भी अब पोस्टल सेक्टर प्रोवाइड करवाने लगा है। नेक्स्ट है नेशनल कनेक्टिविटी। तो इट्स सर्विस हैव कनेक्टेड एंड डेवलप्ड नेशन। और पोस्ट की जो सर्विसेज होती हैं उसने नेशन को डेवलप करने में हेल्प की है। जगह जगह पोस्ट जो जो जरूरी चीजें हैं वो पोस्ट के द्वारा पहुंचाकर हमारे देश को डेवलप करने में हेल्प करी है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल ऐप्स। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है मोबाइल ऐप्स की? तो सबसे पहला है फास्ट सर्विसेज। तो ऐप एंड इंटरनेट अलाउ अस टू कंप्लीट अवर वर्क क्विकली। जो एप्स होते हैं और जो इंटरनेट है वो हमें अपना काम जल्दी से जल्दी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट वर्दी। तो दीज ऐप आर सेफ फॉर अनलॉफुल ट्रांजेक्शन सिंस यूजर कैन ऑथराइज ट्रांजेक्शन। जो ये एप्स होते हैं ये क्या होते हैं? अनलॉफुल ट्रांजेक्शन से बचे होते हैं। मतलब अनलॉफुल ट्रांजेक्शन होने का बहुत कम चांसेस इसमें होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर मतलब जो यूजर्स होते हैं वो इसकी ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन वो करते हैं उसे ऑथराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट ऑल आवर्स। तो यूजर कैन मेंटेन कंट्रोल एंड अवॉइड मनी अनप्लीज्ड आउटकम। क्या बोला गया है? जो ये मोबाइल्स ऐप होते हैं ये हमें हर समय अवेलेबल होते हैं, कभी भी हमें मनी की जरूरत पड़ती है तो हम इनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। तो इंटेलिजेंट मोबाइल ऐप्स इनेबल यूजर टू हैंडल फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड पोस्टल सर्विसेज। अगर अच्छा मोबाइल ऐप है तो फिर वो कंज्यूमर को फाइनेंस की, इंश्योरेंस की और पोस्टल सर्विसेज को भी एक तरीके से उन पर हैंडल करने में हेल्प करता है। तो फिर है आपका नीड्स ऑफ अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड पोस्टल सर्विसेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा कि हमें क्या जरूरत है कि हम बैंक से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से या पोस्टल सर्विसेज से फाइनेंशियल सर्विसेज ले। तो इसका आंसर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड सर्विसेज टू ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी विदाउट बाइस। एक सबसे बड़ा रीजन है जो ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये बिना किसी भेदभाव के सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट नो कम्युनिटी मेंबर excluded by driving them access to essential financial assistance regardless their ability to pay। क्या बोला गया है? इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी मेंबर सोसाइटी में रहते हैं या कम्युनिटी के हैं वो सभी को ये फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके बिना उनकी एबिलिटी टू पे। अगर वो पे नहीं कर सकते फिर भी उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। The RBI issued a direction to all banks requiring them to offer saving bank account to those members of society who are economical disadvantaged। RBI ने सभी बैंक्स को गाइडलाइन जारी करी हैं कि जितने भी लोग गरीब हैंगे, डिसएडवांटेज हैंगे सोसाइटी के, उन सभी के सेविंग अकाउंट आप लोगों को ओपन करने हैं। इंश्योरेंस सेक्टर एम टू सेफगार्ड अ पर्सन और हिज फैमिली फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस इन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। इंश्योरेंस प्लान इंक्लूड मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल केयर। क्या बोला गया है? जो इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं वो सेफगार्ड करते हैं किसी भी फैमिली को इन केस ऑफ अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो फिर वो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। इट ऑल्सो प्रोवाइड मेल सर्विसेज इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। क्या बोला है? जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो और भी कई सारी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। मेल सर्विसेज या पोस्ट सर्विसेज कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर कोई मेल या कोई पोस्ट पहुंचानी है तो वो आप पोस्ट सर्विसेज के थ्रू पहुंचा सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ये भी आपका यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है। बस ये आपका लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का और इसके बाद आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। इसमें आपको पढ़ना है स्कार्सिटी क्या होती है। तो अ सिचुएशन वेयर देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज एंड हाई डिमांड ऑफ इट। क्या बोला गया है? जहां पर रिसोर्सेज की सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड ज्यादा हो उसे स्कार्सिटी कहा जाता है। कंज्यूमर आर बीइंग फोर्स्ड बाय स्कार्सिटी टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एज मेनी ऑफ देयर वांट्स एंड रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है? जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें एक तरीके से फोर्स करता है, उन पर दबाव डालता है कि आप जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड है उन्हें सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो इट इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द नेसेसरी कैपिटल एंड फिगरिंग आउट इट्स कॉम्पिटिशन। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? ये ढूंढना कि हमारे पास कितनी कैपिटल की जरूरत है या कितनी अवेलेबल है और उसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी विद रिगार्ड टू रेजिंग, इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग कैपिटल। ये क्या होता है? एक तरीके से
ये प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनी की जो भी कैपिटल होती है उसे इस तरीके से यूज करते हैं कि वो इन्वेस्ट की जा सके, उससे कंपनी को रेज किया जा सके और कैपिटल भी मैनेज रहे एक तरीके से। गोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर कैलकुलेटिंग नेसेसरी कैपिटल, डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, डेवलपिंग फाइनेंशियल पॉलिसी, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज रिटर्न। क्या बोला गया है, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो गोल होता है वो क्या होता है, कैलकुलेट करना कि कितने कैपिटल की जरूरत है, उसके बाद कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाना कि किस टाइप के का कैपिटल स्ट्रक्चर हमें रखना है, उसके बाद अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि हम उनसे ज़्यादा फायदा उठा सके। ये होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आगे है आपका इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत इसकी पड़ती है। तो नंबर 1 है नेसेसरी फाइनेंस मस्ट बी रेज्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि इससे हमें पता लगता रहता है कि हमें किस टाइम पर कितना पैसा चाहिए और कहाँ से हम इसे रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प टू गारंटी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इससे हमारे को ये पता लगा रहता है कि हमारा कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है और उनके बीच में बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है इट मेक इट पॉसिबल फॉर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर टू इन्वेस्ट विद ईज इन बिजनेस। ये हेल्प करता है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उनकी हेल्प करता है कि उन्हें बिजनेस में कितना पैसा लगाना है। नेक्स्ट है इट इनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। इसकी मदद से हम ग्रोथ और एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी प्लान्स बना पाते हैं। इट इज सिंपल टू ओवरकम द रिस्क कॉस्ड बाय शिफ्टिंग मार्केट पैटर्न। ये क्या करता है, ये जो मार्केट का पैटर्न मतलब मार्केट में जो कंडीशन है उनके चेंज होने की वजह से जो भी रिस्क होता है उसे कम कर देता है। इट एड्स इन लॉवरिंग अनसर्टेनिटीज, और जो भी अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चित चीजें हैं जिनकी कोई पता नहीं है कब हो जाए, उनको कम से कम होने देता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है वो है टाइप्स ऑफ बजट। किस किस टाइप के आपके बजट्स होते हैं। तो नंबर 1 आता है आपका पर्सनल बजट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउसहोल्ड बजट। इसे हम हाउसहोल्ड बजट भी कहते हैं। इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर बैलेंसिंग अ पर्सन्स इनकम एंड एक्सपेंस। ये क्या है, एक प्रोसेस है, स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से हम किसी पर्सन की इनकम और उसके एक्सपेंस को बैलेंस कर पाते हैं। इट इज मेड टू असिस्ट अ पर्सन और फैमिली इन मैनेजिंग देयर एक्सपेंडिचर एंड अचीविंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ये हेल्प करता है किसी भी फैमिली की उनके एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने में और उनको फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो भी उनका पैसों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें इतना सेव करना है, इतना इस टाइम पर चाहिए, वो सारी चीज़ें मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें टेक्निक्स हैं पर्सनल फाइनेंस टेक्निक है। तो इट रिक्वायर द पर्सन टू फिगर आउट एंड देयर इनकम एंड मॉनिटरिंग देयर स्पेंडिंग, सेट गोल्स, डेवलप स्ट्रेटेजी एंड अल्टर स्पेंडिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें पर्सन को ये कहा जाता है कि आप अपनी इनकम देखो कितनी इनकम है और फिर ये देखो आप उसे कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग गोल्स बनाओ, डेवलप करो स्ट्रेटेजीज को और अपने खर्चों को कम से कम करो। नेक्स्ट टाइप का जो होता है वो होता है 50-30-20 बजट। तो इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट सेपरेट पर्सनल एक्सपेंडिचर इनटू 3 कैटेगरी। ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसे 3 तरीकों में डिवाइड कर देते हैं। नीड्स, वांट्स एंड सेविंग। आफ्टर दैट 50% ऑफ इनकम इज एलोकेटेड टू नीड। किन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नीड्स में, वांट्स में और हमारी सेविंग्स में। उसके बाद जो टोटल इनकम होती है उसका 50% हिस्सा हम नेट इनकम को किस में लगा देते हैं, हमारी नीड्स को पूरी करने में। उसके बाद 30% हम लगा देते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने में और उसके बाद जो 20% बचता है उसे हम बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 80-20 मेथड। तो अंडर दिस 20% ऑफ इनकम आर सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड रिमेनिंग फंड। इसमें क्या किया जाता है, 80-20 मेथड में 20% इनकम है उसे बचा लिया जाता है, उसके बाद बाकी की जो होती है उससे खर्चा करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बजटिंग यूजिंग एनवेलप मेथड। तो पीपल आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट देयर इनकम इनटू डिफरेंट कैटेगरी, विड्रॉ द मनी डेजिग्नेटेड फॉर ईच कैटेगरी एंड प्लेस इट इन एनवेलप। एनवेलप मेथड में क्या किया जाता है, जो पर्सन की इनकम होती है उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि हमें इतना पैसा इस काम के लिए यूज करना है और उसे अलग एनवेलप में रख दिया जाता है, उसे कहा जाता है एनवेलप मेथड। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो ऑल नेट इनकम मस्ट बी यूज्ड अप बिफोर एनी एक्सपेंस। क्या बोला गया है, जितनी भी इनकम होती है जब उसे पूरे को एक्सपेंसेस में यूज कर लें तो उसे कहा जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, ये हो गए आपके पर्सनल बजट के टाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो बजट होता है वो होता है हमारा फैमिली बजट। तो अब बजट इज अ प्लान फॉर अवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। बजट क्या होता है, एक प्लान होता है किस चीज का, हमारा जो भी इनफ्लो होता है कैश का और आउटफ्लो होता है उसको जब हम रिकॉर्ड करके रखते हैं तो वो कहा जाता है बजट, उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए।
तो स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड फॉर एंटायर हाउस होल्ड यूजिंग फैमिली बजट। तो किसी भी अगर फैमिली का बजट बनाना है तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है वो दी जाती है फैमिली बजट के अंदर। 3 स्टेप्स टू क्रिएटिंग फैमिली बजट। 3 स्टेप होते हैं फैमिली बजट क्रिएट करने के। सबसे पहले क्या करना होता है, लिस्ट योर इनकम। आपकी जो जो भी इनकम है पूरी फैमिली की वो लिखो, कहाँ कहाँ से किस किस सोर्सेज से इनकम है फैमिली की। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस देखने हैं कि पूरी फैमिली को मिलाकर क्या क्या एक्सपेंसेस होने हैं। उसके बाद इनकम में से एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारी सेविंग्स कितनी होंगी। इस तरीके से ये फैमिली बजट क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का बजट होता है हमारा बिजनेस बजट। तो इट एड्स द ओनर इन डिटरमाइनिंग वेदर देयर इज सफिशिएंट कैपिटल टू सपोर्ट ऑपरेशन। ये बिजनेस बजट होता है, ये किस लिए बनाया जाता है, तो ये ओनर की हेल्प करता है कि क्या मेरे पास सफिशिएंट कैपिटल है कि मैं अपना बिजनेस रन कर सकूं, तो इसलिए बनाया जाता है बिजनेस बजट। अ कंपनी विदाउट बजट रिस्क इज लार्जर ऑफ ओवर स्पेंडिंग, अंडर स्पेंडिंग और अंडर सेविंग। अगर कंपनी के पास बजट नहीं होगा तो या तो कंपनी ज्यादा पैसा खर्च कर देगी या कम पैसा खर्च करेगी या फिर उसकी सेविंग कम हो जाएगी। ये 3 रीजंस हो जाते हैं। आफ्टर एवरी फ्यू मंथ बजट शुड बी रिव्यूड एंड न्यू सप्लायर शुड इन्वेस्टिगेटेड। क्या बोला गया है, जो बिजनेस बजट होता है उसमें बजट को हर कुछ टाइम के बाद एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो चेंजेस हमें कर देने चाहिए, क्योंकि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा नेशनल बजट। तो अ कंट्रीज बजट इन इज इट्स नेशनल बजट। जो भी किसी कंट्री का बजट होता है उसे नेशनल बजट कहा जाता है, पूरी होल कंट्री का बजट। द गवर्नमेंट यूज इट्स मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस एंड फीस टू फंड। जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जितने भी टैक्सेस से पेनल्टी लगा के फीस या जो कुछ भी लेकर पैसे कलेक्ट करती है वो उनकी इनकम का सोर्स हो जाता है। द गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट और बजट लेज आउट कंट्रीज फिस्कल कोर्स फॉर फॉलोइंग ईयर्स। जो कंपनीज गवर्नमेंट का एनुअल रिपोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल बजट, वो क्या बताता है कि आने वाले ईयर में गवर्नमेंट के क्या फिजिकल पोजीशन है, क्या फिजिकल पॉलिसीज रहने वाली हैं। द बजट मेकिंग प्रोसेस बिगिन इन अगस्त और सितंबर और अबाउट 6 मंथ बिफोर प्रेजेंटेशन डेट। जो बजट गवर्नमेंट का बजट बनाने का प्रोसेस होता है, जो नेशनल बजट बनता है किसी भी कंट्री का, उसका प्रोसेस जो इंडिया का है वो कब स्टार्ट हो जाता है, अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। या फिर जब बाकी जो भी कंट्री हैं उनका जब भी बजट दिखाने का डेट होती है कि जब बजट प्रेजेंट करना होता है उससे 6 महीने पहले इसकी स्टार्टिंग, बजट बनाने की स्टार्टिंग हो जाती है। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज। और इंडिया में इसे दोनों हाउसेज से पास करवाना पड़ता है, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। स्टेप्स क्या होते हैं नेशनल बजट क्रिएट करने के, तो नंबर 1 सर्कुलर सेंड टू ऑल मिनिस्टर। सभी मिनिस्टर्स को सर्कुलर भेजा जाता है। फिर सेकंड स्टेप होता है रिसीव्ड कंसल्टेशन ऑन प्लान। सर्कुलर में क्या बताया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि हम इन इन चीज़ों पर इतना इतना खर्चा करना चाहते हैं। फिर उनसे कंसल्टेशन ली जाती है, वो अपने व्यूज़ देते हैं कि किस पर कितना होना चाहिए, किस पर कितना नहीं होना चाहिए। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर सभी जो भी हमें जो जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं किसी भी कंट्री में, जो जो काम होते हैं, उनको सभी को इनकम दे दी जाती है कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर वर्क के लिए इतना बजट दिया गया है, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए इतना बजट दिया गया है। उसके बाद प्री बजट कॉन्फ्रेंस होती है, फिर प्रिंटिंग ऑफ बजट होती है, डॉक्यूमेंट कंप्लीशन होता है और उसके बाद बजट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये हो गया आपका नेशनल बजट। तो हमने 4 तरीके के बजट देख लिए, पर्सनल बजट, फैमिली बजट, बिजनेस बजट और नेशनल बजट। अब हैगा प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस। तो ये क्या होता है, प्लानिंग एंड बजटिंग आर एनालिटिकल टूल्स दैट एड इन क्रिएशन ऑफ बॉटम अप बजट दैट सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एज वेल एज टॉप डाउन गोल्स। क्या बोला गया है, प्लानिंग और बजटिंग हमारे एनालिटिकल टूल हैं, मतलब जिससे हम एनालाइज करते हैं और क्या पता लगता है हमें कि हमारे जो बिजनेस है उसमें सही से जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मतलब जो भी पैसा वगैरह है उनका यूज सही से हो रहा है, हमारे पास कमी तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं। ये 2 तरीके से क्रिएट किया जाता है। पहला बता रखा है यहाँ पर बॉटम अप बजट, जिसमें बॉटम लेवल से शुरू करके अबव लेवल तक बजट बनाया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। इट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क कोऑपरेटिवली एंड इफेक्टिवली थ्रू बजटिंग प्रोसेस। और बजटिंग की प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो वर्क होता है वो कोऑपरेटिवली होता है और इफेक्टिवली होता है, मतलब अच्छे से काम होता है। बजटिंग एंड प्लानिंग आर यूजफुल फॉर। बजटिंग एंड प्लानिंग किस लिए यूजफुल है, तो नंबर 1 है सेट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारी प्लानिंग है, मतलब जो गोल हमें अचीव करना है उसको सेट करने में हेल्प करता है बजटिंग। एसेज एंड एग्जामिन रिसेंट एंड हिस्टोरिकल डाटा। जो हमारा अभी का डाटा है और जो हमारा पिछला हिस्टोरिकल डाटा है उसे कंपेयर करने में एक तरीके से हेल्प करता है।
उसके अलावा कनेक्ट डेली प्रोसीजर टू स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जो डेली के प्रोसीजर होते हैं उन्हें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट करता है। कैरी आउट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट हैं उन्हें कैरी आउट करने में, मतलब एक तरीके से उन पर वर्क करने में हेल्प करता है। फिर मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग डाटा, और ये मल्टी डायमेंशनल मॉडल होता है किस चीज़ का, कि हमारी प्लानिंग और बजटिंग का डेटा कैसा है उसका। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग, प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग या बजटिंग करने का, तो सबसे पहले डिफाइनिंग बजट ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सेसिंग हिस्टोरिकल एंड एक्चुअल डाटा, डेवलपिंग अ बेस बजट। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है हमें बजट बनाना किस चीज़ का है, उसके बाद हमें उससे रिलेटेड पिछला क्या डाटा है और अभी की क्या सिचुएशन है वो सारी सिचुएशन डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद डेवलपिंग अ बेस बजट, सबसे पहले हमें एक बेस बजट बनाना होता है। फिर प्रिपेयरिंग रिव्यूइंग एंड रिफाइनिंग अ बजट, जो हमने बेस बजट बनाया है उसे प्रिपेयर करना होता है। रिव्यूइंग मतलब दोबारा से चेक करना होता है और उसमें जो भी कमियां होती हैं उन्हें रिफाइन मतलब ठीक करना होता है। फिर पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट, अब उसको पोस्ट करना होता है और उसका रिजल्ट क्या है वो देखना होता है। उसके बाद मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड अमेंडिंग बजट, फिर टाइम टू टाइम हमें उसे मॉनिटर करना होता है और उसमें जो भी चेंजेस हमें करने होते हैं टाइम टू टाइम वो हमें चेंजेस करने होते हैं। अब बजट हमारा दो टाइप के बता रखे हैं, बजट डेफिसिट होता है, एक बजट सरप्लस होता है। बजट डेफिसिट और सरप्लस एक तरीके से आपको मे भी नाम से ही समझ में आ गया होगा। बजट डेफिसिट क्या होता है, जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं और हमारी इनकम कम हो जाए तो जो होता है वो कहलाता है बजट में डेफिसिट हो जाना। फिर अगर हमारी वहीं उल्टा हो जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंसेस कम हो जाए तो जो बजट का बैलेंस बचता है वो कहलाता है हमारा बजट का सरप्लस। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होते हैं बजट डेफिसिट के, तो नंबर वन है इंडिविजुअल बिजनेस एंड जनरली इकोनॉमी आर ऑल इम्पैक्टेड बाय बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट से सभी को नुकसान होता है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो या कोई भी पूरी कंट्री की इकोनॉमी है, सभी पे इस का इम्पैक्ट पड़ता है। द गवर्नमेंट में रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोग्राम टू रिड्यूस डेफिसिट। अब इस डेफिसिट को, जो ये बजट डेफिसिट होता है, इसे कम कैसे किया जा सकता है, तो जो गवर्नमेंट है वो अभी जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रही है कुछ प्रोग्राम्स पर, उन्हें अगर गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे, कम कर दे, तो फिर ये बजट को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है इन्फ्लेशन ऑफ और राइजिंग इन प्राइसेस मेन इशू ऑफ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मेन रीजन क्या होता है, इन्फ्लेशन या फिर चीजों का प्राइस बढ़ जाना बजट डेफिसिट का मेन कॉजेज होता है। फिर अगर टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, जो ये हमारा बजट डेफिसिट होता है इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा फिस्कल डेफिसिट, तो इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम फॉर अ गिवन फिस्कल ईयर। एक ईयर में हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कितना था और उसमें से हमने टोटल इनकम हमारी कितनी थी, जब उन दोनों को माइनस करते हैं तो जो बचता है वो हमारा कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। इसके कंसिक्वेंसेज मतलब इफेक्ट क्या क्या होते हैं फिजिकल डेफिसिट के, तो नंबर वन आता है डेट ट्रैप, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट रेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच मेक रेवेन्यू शॉर्टफॉल। जो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट की बोरोइंग ले रखा होता है गवर्नमेंट ने, उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो क्या करता है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ा देता है। अब जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो रेवेन्यू की कमी मतलब इनकम की कमी हो जाती है। इट फोर्स गवर्नमेंट टू टेक मोर डेट टू पे अर्लियर डेट, और ये क्या करता है फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इस वाले डेट को पे करने के लिए और डेट ले लेती हैं, और ऐसे ही फिर वो एक डेट का मतलब कर्ज का जाल सा बनता जाता है। उसके अलावा इन्फ्लेशन हो जाती है, तो टू कवर फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई। फिजिकल डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से लोन बोरो लेती है। तो टू सेटिस्फाई डेफिसिट रिक्वायरमेंट आरबीआई क्रिएट एडिशन मनी, और अब इस जो ये गवर्नमेंट ने लोन ले लिया है तो उससे आरबीआई के पास कमी आ जाती है पैसों की, तो अब कमी आती है तो आरबीआई और मनी को प्रिंट करवा देती है। तो इट एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड फीड इन्फ्लेशन, तो इससे क्या होता है मनी ज़्यादा हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फॉरेन डिपेंडेंस, तो गवर्नमेंट ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम अदर नेशन इंक्रीज इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशन। अब क्या होता है, अगर हमारी कंट्री में लोन बोरोइंग अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर बाहर की कंट्रीज से बोरोइंग लेती है, तो इससे हमारा क्या होता है फॉरेन डिपेंडेंस हो जाती है, मतलब फॉरेन लोगों कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंस हो जाती है। उसके अलावा हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ, तो फ्यूचर ग्रोथ इज हैम्पर बाय बोरोइंग। अब जब गवर्नमेंट बोरोइंग लेती ही रहेगी तो फिर फ्यूचर की ग्रोथ जो होती है कंट्री की वो रुक जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, तो इट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दिया जाए तो वो कहलाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को, तो नंबर वन, गवर्नमेंट में चूज टू राइज इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स अर्निंग। गवर्नमेंट क्या करे, अपनी जो टैक्स की इनकम है और नॉन टैक्स की इनकम है उन दोनों को बढ़ा दे, मतलब लोगों से ज्यादा कलेक्ट करने लगे। नेक्स्ट है बाय आइडेंटिफाइंग वेस्टफुल एंड इनइफेक्टिव स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट शुड कट कॉस्ट।
और क्या है कि जो गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है उसे कम कर दे गवर्नमेंट, तो इस रेवेन्यू डेफिसिट को कवर किया जा सकता है। न्यू टैक्सेस बीइंग इम्पोज्ड, गवर्नमेंट को नए नए टैक्सेस लगा देने चाहिए, तो उससे रेवेन्यू डेफिसिट कवर हो सकता है। फिर गवर्नमेंट में चूज टू सेल सम ऑफ इट्स स्पेंडिंग, और गवर्नमेंट के जो भी एसेट्स हैं उनमें से कुछ हिस्सा अगर गवर्नमेंट बेच दे तो फिर इस रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टाइप का जो आपका बजट डेफिसिट होता है, उसमें आएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो इट इज कैन बी डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्पेसिफिक ईयर एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जब जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट अभी हमने ऊपर पढ़ा उसमें से अगर जो हमारी बोरोइंग की अमाउंट है उसे रिड्यूस कर दें तो जो हमारे पास बैलेंस बचता है वो कहलाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। इट शोज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग नेसेसरी, ये क्या शो करता है कि हमें कितने बोरोइंग की जरूरत है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस लोन इंटरेस्ट पेमेंट, कितनी लोन की पेमेंट हमें करनी है। सोर्सेज क्या होते हैं इस प्राइमरी डेफिसिट को मीट आउट करने के, मतलब इसे कम करने के क्या क्या तरीके हैं। तो व्हेन गवर्नमेंट ओवरऑल इनकम इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर डेफिसिट फाइनेंसिंग में रिजल्ट। क्या बोला गया है, जब गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है वो कम हो जाती है टोटल एक्सपेंडिचर से तो डेफिसिट हो जाता है। तो गवर्नमेंट में चूज टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी ऑर्डर आरबीआई टू क्रिएट करेंसी। गवर्नमेंट इसे कैसे कम कर सकती है, तो या तो पब्लिक से बोरोइंग ले ले गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को सेल करके, या फिर गवर्नमेंट क्या करे आरबीआई से कहे कि तुम और करेंसी क्रिएट कर दो, तो ये डेफिसिट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एवेन्यूज फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लसेस। अब क्या बोला गया है, जो हमारे सरप्लस बचता है किसी भी बजट के बाद उसमें से हम सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 होता है हमें रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहिए। तो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट मेथड। हेयर अ फिक्स्ड सम कैन बी डिपॉजिटेड ऑन रेगुलर बेसिस एंड डिपॉजिटर कैन अर्न फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम आरडी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है हमें फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करनी होती है अपने अकाउंट में और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट होता है फॉर पीपल ओवर 60 द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं उनके लिए एक स्कीम है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है अ स्टडी इनकम द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड टैक्स सेविंग। क्या करता है ये सीनियर सिटीजन को एक स्टेबल इनकम, मतलब उन्हें एक रेगुलर इंटरवल के टाइम बाद इतनी इतनी इनकम मिलती रहती है, कुछ स्टेबल मतलब एक फिक्स अमाउंट मिलती रहती है। उसके अलावा इनको सेफ्टी बनी रहती है और इनकी टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, टैक्स सेव होता है। फिर आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं एफडी। तो एफडी आर टर्म डिपॉजिट इन विच इन्वेस्टर लम सम एंड रिसीव अ हायर रेट ऑफ रिटर्न देन सेविंग अकाउंट। TDS would be withheld by bank at the rate of 10% per annum if interest amount is more than 10,000। क्या बोला गया है, एफडी भी एक तरीके से, एफडी हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट को। जैसे आरडी में हम करते थे एक फिक्स्ड अमाउंट के फिक्स्ड टाइम के बाद हमें फिक्स्ड अमाउंट जमा करनी होती थी, लेकिन एफडी में क्या होता है हमें एक फिक्स्ड टाइम के लिए एक लमसम अमाउंट जमा कर देते हैं हम अकाउंट में और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। ये बोला गया है अगर आपका इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा है तो बैंक आपको 10% TDS डिडक्ट करके इंटरेस्ट देगी। नेक्स्ट है हमारा किसान विकास पत्र। तो अ केवीपी प्लान कैन इन्वेस्टेड ज्वाइंटली पर्सनली और इन नेम ऑफ माइनर इन जस्ट 8.757 ईयर द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन केवीएस को डबल। किसान विकास पत्र क्या होता है, ये कोई भी खुलवा सकता है, चाहे ज्वाइंटली खुलवाए, पर्सनली खुलवाए या किसी माइनर के नाम से भी खुलवाए। इसमें आपका 8 साल 7 महीने के अंदर जो भी आप अमाउंट जमा करते हैं वो 8 साल 7 महीने के बाद डबल अमाउंट आपको मिलती है। नेक्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड लिक्विड फंड। दीज फंड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड शॉर्टर पीरियड देन 3 मंथ। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड क्या होते हैं, ऐसे फंड जहां पर आप सेविंग कर सकते हैं जब आपको जरूरत जल्दी जल्दी पड़ती हो और 3 महीने से या उससे कम के लिए आपको सेविंग करनी हो तो आपके लिए ये बेटर होते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट में आपका सेविंग अकाउंट। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है। दिस इज ट्राइड एंड ट्रू मेथड फॉर स्टायरिंग शॉर्ट टर्म नीड्स एज वेल एज फॉर सेलिंग असाइड कैश टू हैंडल इमरजेंसी। जब हम अपनी इमरजेंसी की सिचुएशन में जब हमें कैश की जरूरत पड़े उसके लिए हम जो सेविंग करते हैं वो हम करते हैं सेविंग अकाउंट में, हम अपनी अमाउंट जमा करते रहते हैं। ये डिमांड पर जब भी हमें जरूरत होती है हम इससे जाकर अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सभी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ये यूनिट में इतना ही है, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।